अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया सब? तो असाइनमेंट चेकिंग का सबसे पहले बताएं कि असाइनमेंट चेक लास्ट क्लास में कितने लोगों के हो गए और कितने लोग लास्ट क्लास में रह गए? और नए स्टूडेंट्स कितने आए थे हमारी क्लास में जिनको आज हमने दिया था कि इस वीक चेक करवाएं? वो कितने लोग थे नए स्टूडेंट्स जो इस क्वार्टर के नहीं है? ठीक है, तो असाइनमेंट्स होगा। ठीक है, तो हम असाइनमेंट की चेकिंग स्टार्ट करेंगे आज। और जिन्होंने पिछली बार बोला था कि इस बार हो जाएंगे और अपना एक्सक्यूज़ दिया था एक तो वो, और जो नए स्टूडेंट आए थे वो अपने असाइनमेंट्स सीआर और सीआर असिस्टेंट को चेक करवा दें। तो वीक में 3:30 बजे हम असाइनमेंट की चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तब सारे लोग आज क्लास में अपने अपने असाइनमेंट चेक करवा के जाएंगे जो हमने 3 दिए थे। इसके अलावा असाइनमेंट्स में आप लोगों का थोड़ा सा बुरा हाल है कि मेजॉरिटी ने क्या किया हुआ है कि मतलब कोड सही है, मतलब कोड पे हम इतराज़ नहीं करें कि कोड आप लोगों ने चला दिया चैट जीपीटी से, लेकिन जो मकसद था ना कि आप लोगों को पढ़ क्या रहे हैं ओपन ए एजेंट एस के, वो चीज़ यूज़ ही नहीं हुई थी। वो किसी ने चैट कंपटीशन की पे यूज़ की, इफ एल्स लगा के आप लोगों ने हैंड ऑफ किया हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चैट जीपीटी अच्छी चीज़ है, लेकिन तब जब आपको चीज़ें समझ आ गई। अभी आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं आपको यही नहीं पता कि हम लोग पढ़ क्या रहे। मतलब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के भी देखा होता है कि एजेंट क्या होता है, रनर क्या होता है, जब आप कोड को कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हैं तो कम से कम आपको ये पता होता है कि भाई इसमें ये चीज़ यूज़ हुई है तो ये कोड डिफरेंट है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। चैट जीपीटी इन सब जगहों से पढ़े अच्छी चीज़ है, लेकिन तब जब आपको चीज़ें समझ आ रही, आपको एक चीज़ पता ही नहीं है, आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चला दो, इस चीज़ में फ़ायदा है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप लोगों के ना टेस्ट की डेट करीब आ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हमें तकरीबन अगर आप एवरेज भी देखें तो 15 दिन भी नहीं बचा आप लोगों के पास टेस्ट देने के लिए। पता नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ क्लासों में शायद नेक्स्ट वीक से टेस्ट स्टार्ट भी होगा। ट्यूसडे वाली क्लास में शायद जो देना चाहे वहाँ पे वो टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट की तैयारी करनी कहाँ से? अगर आपने रेपोजिटरी देखी हो, ये एजेंट यहाँ पर आते हैं, हमारी जो रेपोजिटरी थी वो अपडेट हुई है कल रात को। तो अगर आप यहाँ पर आए, ये एजेंट फर्स्ट, अब इन्होंने हर स्टेप बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। अगर आप सिर्फ स्टेप्स भी पढ़ लें, आप उसकी थ्योरी समझें, आप उसका कोड पढ़ें, एक बार कोड चला के देखें, आप लोगों की तकरीबन ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप टेस्ट देने के काबिल हो जाए। उसके बाद आपने मज़ीद कोड चलाना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगर 15 घंटे पहले तकरीबन, ये 15 घंटे पहले आपकी रेपोजिटरी अपडेट हुई है। तो अगर आप इसको आगे देखें, पहले हमारे पास कम स्टेप्स थे, अब स्टेप्स में हमारे पास काफ़ी सारे इंक्रीज़ हो गए। मतलब हर स्टेप्स को छोटे छोटे चंक्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर इनको पढ़ें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से डिफाइन है और इसका कोड भी आपके पास यहाँ पर इसी रेपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बताया हमने लास्ट क्लास में करना टूल्स देखे थे हमने, उसके अलावा टूल्स देखे थे, हैंड ऑफ देखा था, और उसके अलावा हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, एजेंट एस टूल भी पढ़ लिया हमने टूल्स देख लिए, हमने होस्टेड टूल्स देख लिए किस तरह काम करेंगे, एजेंट एस टूल हमने देख लिया, और एक और चीज़ देखी हमने लास्ट टाइम, हैंड ऑफ। आज के टॉपिक बताए थे क्या पढ़ेंगे आज? कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर, आउटपुट, कॉन्टेक्स्ट, उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रीमिंग। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आपके पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, उसके अलावा हम जो देख रहे होंगे स्ट्रक्चर आउटपुट, और उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है
स्ट्रक्चर आउटपुट हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हो गई, और देखने का टाइम बचा तो फिर हम स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर बेसिक हैंड ऑफ। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हैंड ऑफ हम कवर कर चुके हैं कि हैंड ऑफ होता क्या है? तो यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट जो सबसे पहले टूल्स के अंदर और हैंड ऑफ के अंदर फ़र्क समझा सके, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको टूल्स के बीच में और हैंड्स ऑफ के बीच में फ़र्क पता है? टूल्स कौन से? फंक्शन टूल और एजेंट एज टूल और हैंड ऑफ के दरमियान किस किस को फ़र्क पता है? नहीं अभी नहीं बताना, यहाँ बुलाऊँगा। कितने लोगों को पता है एजेंट एज टूल और हैंड ऑफ? फीमेल्स में आपको पता है? जिन्होंने हाथ उठाया आप समझा सकते हैं आगे? और कौन था? नहीं आप सुनिए, मेल्स में कौन है? आप आए भाई जी, ग्रीन शर्ट वाले। अच्छा, एजेंट एज टूल्स और हैंड्स ऑफ में से इतना सा डिफरेंस है कि जब हम इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं तो हम हर चीज़ बताते हैं कि जब अगर आपसे ये काम पूछा जाए तो आप इस एजेंट को अपना काम दे दें। मतलब वो वाला जो काम है वो वाला एजेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर जो दूसरे एजेंट हमने डिफाइन किए हैं, जैसे हमने ट्राई एजेंट बनाया था उसमें रिफंड एजेंट और बाकी एजेंट डिफाइन किए थे, तो रिफंड का काम रिफंड एजेंट को देना है। लेकिन अगर हम एजेंट एज टूल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तमाम की तमाम ओनरशिप हम दूसरे एजेंट को नहीं दे देते। हम वो जो एजेंट होता है जिसको हमने एज टूल के तौर पर डिफाइन किया है, हम उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसका जो आउटपुट आता है वो मेन एजेंट के पास आता है और मेन एजेंट फिर उसको आउटपुट के तौर पर दिखाता है, जिसको लास्ट मैसेज कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। और हैंड ऑफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हैंड ऑफ के अंदर हम लोग मैं आपकी जैसे समझे मैं एजेंट को आप मेरे पास आए कि मुझे कोई इसकी तैयारी करा दो, तो अगर ये मेरे काम होगा, ये मुझे सर ने बोला होगा कि हाँ कोई इसकी तैयारी करवा तो ठीक है, वरना मैं बोलूँगा किसी क्लास असिस्टेंट के पास जाएँ और वो क्लास असिस्टेंट पूरी की पूरी तैयारी कराएगा, तो उसी से आपका आउटपुट आएगा, आपका कोई से क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर एजेंट एज टूल मुझे एजेंट एज टूल के तौर पर उस क्लास असिस्टेंट को दिया हुआ था, तो मैं क्या करता, मैं उस क्लास असिस्टेंट को बोलता कि मैं इसकी तैयारी कराओ, और फिर जो उसका तैयारी हो जाती है वो मैं बोलता कि हाँ मैंने इसकी तैयारी करा दी है, अब इसका ये रिजल्ट का आउटपुट आएगा। इतना सा फर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अभी तक हमें क्लियर है कि हमारे पास टूल्स में और उसके अलावा अगर हम इधर आए टूल्स के अंदर, उसके अलावा हमारे पास हैंड्स ऑफ के अंदर, एजेंट एज टूल के अंदर और होस्टेड टूल्स के अंदर क्या फ़र्क है, ये चीज़ तो क्लियर है। टूल सिंपल क्या है हमारे पास कि भाई यहाँ पर एक तरह का पाइथन फंक्शन है। जब भी एलएलएम को किसी भी नॉलेज की ज़रूरत होती है जो एलएलएम के पास नहीं होती, हमने जो उसको टूल्स प्रोवाइड किए होते हैं वो क्या करता है, उस टूल को कॉल करता है और हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। होस्टेड टूल्स क्या होते हैं? होस्टेड टूल वो होते हैं हमारे पास जो ओपन एआई हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपके पास ये टूल्स हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, मिसाल के तौर पर आपको अगर वेब सर्च वाला टूल यूज़ करना है, आप चाहो अपना बना सकते हो। लेकिन ओपन एआई ने क्या किया, अपना टूल बना के रख दिया है कि आप इसे कॉल करो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये कहाँ जाएगा, वेब पे जाके सर्च करके आपके पास ले आएगा। लेकिन इन टूल्स को यूज़ करने की शर्त है क्या, आपके पास की जो होनी चाहिए वो किसकी, ओपन एआई की होनी चाहिए। जेमिनी की की पे ये वाले होस्टेड टूल्स काम नहीं करेंगे, किसी भी एलएलएम की पे ये काम नहीं करेंगे। आपके पास ओपन एआई की ही होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ थी फंक्शन टूल्स, ये भी हमने देखा था। उसके अलावा हमने एजेंट टेस्ट टूल देखा था और हैंड ऑफ देखा था। एजेंट टेस्ट टूल में अभी जैसे भाई फिर बता के गए, क्या काम होता है कि जब भी हमारा टूल कॉल हुआ, उस टूल का जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी उसका जो पेरेंट वाला टूल है जिसने उसको कॉल किया था, उसका रिस्पॉन्स जाएगा वापस उसके पास। लेकिन हैंड ऑफ में क्या होता है कि जब भी किसी टूल को या दूसरे एजेंट को हमने कॉल किया, क्या होगा कि वो सारा का सारा कंट्रोल दूसरे वाले एजेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, मेरे पास जैसे काम आया, मैंने क्या किया, हमजा भाई को काम दिया कि आप इसका काम कर लो।
मतलब क्लाइंट का काम कर लो। हमजा भाई क्या करेंगे, अब जो भी रिपोर्ट करेंगे किसको करेंगे, मुझे कर रहे होंगे। जो हमजा भाई ने काम किया उसका रिस्पॉन्स किसको दिया, मुझे दिया। ये वाले कौन सा सिनेरियो बनता है हमारे पास, एजेंट एज टूल। लेकिन मैंने हमजा भाई को क्या किया, क्लाइंट से डायरेक्ट करवा दिया कि अब आप जो काम करो डायरेक्ट किसको रिस्पॉन्स देना, आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना। ये वाली चीज़ क्या बन गई, हैंड ऑफ। तो अगर मैंने हमजा भाई को कॉल किया, हमजा भाई मुझे ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है, एजेंट एज टूल। लेकिन अगर हमजा भाई डायरेक्ट अब रिस्पॉन्स देने के काबिल हैं तो ये क्या चीज़ कहलाती है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ में क्या होता है कि मैं सारा का सारा कंट्रोल उसको दे देता हूँ। अब जो भी फाइनल आउटपुट वो एजेंट देगा वो उसी का होगा। लेकिन एजेंट एज टूल में क्या होगा कि अगर जो फाइनल आउटपुट आया वो ट्रांसफ़र करेगा अपने पेरेंट वाले को जिसने उसे कॉल किया, फिर वो देता है उसका वहाँ से रिस्पॉन्स। और हैंड ऑफ हमने लास्ट टाइम इसका कोड भी करके देखा था। अगर आप इस रेपोजिटरी में आ रहे आपको यहाँ पर इसका कोड मिल भी जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम कितने एजेंट बनाए थे, 3 एजेंट बनाए थे शायद। एक बिलिंग एजेंट बनाया था, दूसरा रिफंड एजेंट और तीसरा सप्लायर एजेंट। ऐसा ही था, कोड नहीं दिया था हमने, कोड नहीं दिया था, पता नहीं मेरे पास भी नहीं है, वो आगे कुछ हो गई। बहरहाल अगर आप इसी रेपोजिटरी के अंदर आके भी देखें तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या हुआ है, वही वाली एग्जांपल है जो हमारे ओपन एजेंट एसडीके के अंदर पहले से बनी हुई थी, बस यहाँ उन्होंने प्रॉम्प्ट चेंज किया हुआ। तो पहला एजेंट कौन सा बनाया हमने, बिलिंग एजेंट। एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमें, एजेंट की क्लास। क्या रिक्वायर्ड होती है, एजेंट की क्लास। उसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज़ नेम, एजेंट का नाम, दूसरी चीज़ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, अगर मैं इस एजेंट के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास कर दूँ, उसका नेम पास नहीं करूँ, क्या एजेंट रन करेगा, क्यों नहीं करेगा, कंपल्सरी है। ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इसके अंदर क्या पास की, सिर्फ नेम पास कर दिया, इंस्ट्रक्शन पास नहीं की, तो अब मेरा एजेंट वर्क करेगा, अब मेरा एजेंट वर्क करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट के अंदर पूछी गई कि अगर आप नेम हटा दो तो क्या आपका एजेंट काम करेगा, नहीं करेगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन हटा के फिर एजेंट को चलाओ, क्या आपका ये वाला एजेंट काम करेगा, नहीं करेगा। तो टेस्ट देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपना कोड चला के देखना। अगर आपने कोड चला के नहीं देखा, अभी आप लोगों ने चलाया था, आपको पता है कि बगैर नेम के एजेंट क्या दे देगा, एरर दे देगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बगैर चल जाएगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है इसको हम कहते क्या है, ये क्या है, हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्यों ज़रूरी होता है, हमारे एजेंट को बताने के लिए कि भाई आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ के अंदर है। अगर मैं सबसे पहले आके सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दूँगा, मेरा एजेंट उसी मुताबिक उसी की तरह एक्ट करेगा जो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट बताई। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको एजेंट से भरपूर फ़ायदा उठाना है तो आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आप सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपका एजेंट वर्क करेगा। हर बार हमने ये काम नहीं करना आके कि आके बोल दें यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, मेजॉरिटी ने यही किया हुआ है। मतलब हमने कहा था कि हम क्लास में इस तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने घर जाके तसल्ली से इंग्लिश सोच के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अच्छी सी देनी। तकरीबन असाइनमेंट जो मैंने देखा उसके अंदर यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और एजेंट जो चला के भी देखा उसमें बहुत बेसिक सवाल। तो उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़े, किस तरह से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर आप यहाँ पर आए एआई एजेंट फर्स्ट, एक स्टेप पीछे आ जाए, यहाँ पर लर्न एजेंटिक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ना यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी certification.md। तो जैसे आप इसके अंदर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि लेवल 1 बिगनर नहीं वाला नहीं है, ये रहा आप लोगों का टेस्ट ही वाला फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक एआई बिगनर कोर्स। तो इसके अंदर आएगा क्या क्या, ये जितनी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हैं, ओपन है एजेंट एसडीके, डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को मैंने भी दिखाई है, ये वाली ये रही। उसके अलावा आपको ये ओपन एआई कुकबुक की आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड पढ़नी कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अगर हम इन तीनों को यहाँ पर खोल लें, ये टेस्ट में पूछी गई है। तकरीबन अगर मैं कहूँ कि एवरेज 7-8 सवाल तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के है लेवल में, तो तकरीबन 20 से 25%। तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ें
लाजमी पढ़नी है। इसको पढ़ें किस तरह से भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम करती है, हमारे पास कौन कौन सी इंजीनियरिंग मतलब हम यहाँ पर किस तरह के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, हमारे पास फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है, हमारे पास चेन ऑफ थॉट्स होते हैं। इसको पढ़ें, इसको पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे क्लास में हम ये पूरी चीज़ें मतलब आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट बोल के नहीं पिला सकते, आपको बेसिक गाइड दे देंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह काम कर रही होती है, लेकिन आखिर में आपने ये वाली चीज़ें पढ़नी खुद ही है। तो इसको पढ़ें कि एजेंटिक वर्कफ्लोज किस तरह से आप अच्छे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, अभी देखें ना हम क्या करते हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा सर, नज़र आ रहा है सबको? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख देते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट की जगह यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। आप बोलते हैं कि बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए इन्होंने भी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दी है, अब आप इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट देखिएगा और अपना देखिएगा। इन्होंने पहले हर चीज़ डिफाइन की हुई, सबसे पहले टास्क बताया हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, इशू फिक्स करने किसके अंदर, ओपन सोर्स रेपोजिटरी के अंदर। फिर ये सारे इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए, फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स ही बताए कि भाई हाई लेवल प्रॉब्लम कौन सी है। फिर आपने क्या करना है, उसको बताना है कि भाई आप क्या करो, इसको आप प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करो। फिर हमने ये बताया ये पूरे सिस्टम क्या है, ये पूरी सिस्टम प्रॉम्प्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए कितना फ़र्क है। अब इसमें इन्होंने इतनी लंबी लिखी, इन्होंने बताया, जाहिर है कुछ ना कुछ एजेंट में फ़र्क पड़ रहा होगा तभी बताया, वरना तो ये भी इनके लिए भी क्या मुश्किल था, ये भी लाइन लिख देते यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, कितना आसान है, सब ये लिखें। लेकिन आप अपने एजेंट को जितना अच्छा बताओगे कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या काम है, आपका एजेंट उसी हिसाब से उतना अच्छा ही वर्क करेगा। हमने टूल्स पढ़े ना लास्ट टाइम, टूल्स के अंदर क्या करते हैं, टूल्स के अंदर हम एक दे रहे हैं डॉग स्ट्रिंग। अब जितनी अच्छी हम डॉग स्ट्रिंग देंगे उतना अच्छा वो उसके, जब भी हमको क्यूरी पूछेंगे, जितनी अच्छी हमारी प्रॉम्प्ट होगी उतने अच्छे चांसेस होंगे कि जाके राइट टूल को कॉल करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मल्टीपल टूल्स बनाए हुए हमने, टूल कोई और कॉल होना चाहिए था, हमने प्रॉम्प्ट अच्छी नहीं दी तो हमारे टूल्स कोई और कॉल हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितनी अच्छी आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगी, आपकी एजेंट की इंस्ट्रक्शन होगी, उतना अच्छा ही आपका एजेंट वर्क करेगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट पे आप लोगों को बहुत काम करना है। तो ये 3 आपके पास गाइड है, आप इन तीनों को पढ़ें। इस वाले को लाजमी पढ़िएगा जो कैगल की है, इसमें से बहुत सवाल है। ये जो कैगल की वाली है ना, इसके अंदर से, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है टॉप के, टॉप पी, इसके अलावा इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर करें। इसके अंदर से काफ़ी सवाल आए, तो बहुत ईजी है। एक बार आपको समझ आ गया तो उसके बाद आपको किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको ये वाली चीज़ इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा बाकी तो चीज़ें सेम ही है, ये बस सिस्टम प्रॉम्प्ट थी। उसके अलावा ओपन एजेंट ऐसी के डॉक्यूमेंटेशन, उसके अलावा मार्कडाउन सिंटेक्स। मार्कडाउन पता है क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप गिटहब की रेपोजिटरी बनाते हैं, एक फाइल बनी होती है readme.md, क्या काम होता है उसका? जो वाइट रेपोजिटरी जो साइड है तो उसके अंदर हम जो भी चीज़ एजेंट बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको मतलब कुछ लिखते हैं उसके अंदर। नहीं, एजेंट की बात नहीं कर रहे हम अभी। किसी भी आप ओपन सोर्स की या किसी भी रेपोजिटरी पे जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो इसके अंदर या नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक फाइल बन के आती है, कौन सी, readme.md। क्या होती है वो? मार्कडाउन की फाइल। अब मार्कडाउन जैसे हम लोगों ने HTML पढ़ी थी, HTML के अंदर हम कौन सी एक्सटेंशन लगाते हैं, .html, CSS पढ़ी थी, .css, javascript.js, python.py। इसी तरह जब आपने मार्कडाउन का सिंटेक्स लिखना है तो आप उसके अंदर एक्सटेंशन लगाते हैं .md। नाम चेंज हो सकता है, रीडमी लाजमी नहीं है कि हम नाम उसका रीडमी रखें, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने मार्कडाउन सिंटेक्स लिखना है तो आप क्या लगाएंगे उसके बाद .md की एक्सटेंशन। अब मार्कडाउन सिंटेक्स क्या होता है? मार्कडाउन सिंटेक्स में सबसे पहले जैसे HTML में होता है कि हमने सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है, क्या कहलाता है उसको, H1। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, H6। इसी तरह सेम चीज़ मार्कडाउन के अंदर भी, लेकिन मार्कडाउन के अंदर हेडिंग डिफाइन करने का तरीका है। सबसे बड़ी हेडिंग अगर आपने बनानी है तो मार्कडाउन के अंदर आप क्या लगाएंगे, एक हैश लगा देंगे सबसे बड़ी हेडिंग। और अगर इसी तरह आपने सबसे छोटी हेडिंग बनानी हो तो कितने हैश, 3 और 3 6, तो आप मार्कडाउन में इस तरह से डिफाइन करोगे। इसी तरह आप थोड़ा सा और नीचे है तो यहाँ पर अगर आपने लाइन गैप देना है, आपको ये लाइन खींचनी है, तो इस तरह आप ये वाली चीज़ दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए कि
यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो क्या लिखा हुआ है, डबल स्टार। इसी तरह HTML में जब हमें टेक्स्ट बोल्ड करना होता है क्या लगाते थे, स्ट्रॉन्ग के बदले क्या आ गया, डबल स्टार। इसी तरह आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो वो भी नीचे होगा कहीं ना कहीं। ये रहा, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए या तो आई का टैग लगाते थे या तो EM का टैग लगाते हैं। आई से इटैलिक, EM से क्या होता था, एम्फसाइज, इस तरह शायद। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंगल स्टार। तो ये मार्क डाउन सिंटेक्स भी आपको पढ़ना है। और इसी तरह ये मार्क डाउन सिंटेक्स पढ़ क्यों रहे हैं कि जब भी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, ज़्यादातर जो हमारा LLM बेहतरीन चीज़ समझ रहा होता है, मतलब अच्छे से समझ रहा होता है, वो मार्क डाउन सिंटेक्स ही समझ रहा होता है। तो हम मार्क डाउन सिंटेक्स के अंदर ही अपना प्रॉम्प्ट भी लिख रहे होते हैं, और वो जो अक्सर रिस्पॉन्स कर रहा होता है वो भी हमें किस में कर रहा होता है, मार्क डाउन कर रहा है। ChatGPT से कभी सवाल पूछा है, उसको आप कॉपी कर लें तो कॉपी वो कौन से सिंटेक्स के अंदर होता है, हैश लगे हुए आ रहे होते हैं, स्टार लगे हुए आ रहे होते हैं, तो वो कौन से सिंटेक्स में हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है, मार्क डाउन के अंदर। तो अगर आपको मार्क डाउन समझ आता है, मार्क डाउन लिखना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छा इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो और अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स उससे ले भी सकते हो। तो ये मार्क डाउन सिंटेक्स भी हमारे टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आया, तो उसको भी आपने लाजमी पढ़ना है। आपके पास 2 मेरे ख्याल में वेबसाइट है, एक तो मार्क डाउन बेसिक सिंटेक्स और मार्क डाउन चीट, यहाँ पर चीट शीट। तो उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई कि अगर इटैलिक करना है तो स्टार, ब्लॉक कोड लगाना है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो इस तरह, अनऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, आपके पास टाइम है 10-15 दिन, 15 दिन है कम से कम, 15 दिन बाद ही टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ों को कवर करें, क्लास कंटेंट हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मार्क डाउन सिंटेक्स, ये छोटी छोटी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सारी की सारी आप खुद कवर करेंगे और ये टेस्ट के अंदर आएंगे। तो कोशिश करें कि आज से इसको पढ़ना शुरू करें। और अगर आपको गाइड लेनी है कि टेस्ट में आया क्या है तो यहीं पर आए, ये एजेंट फर्स्ट, इससे एक स्टेप पीछे आए, रेपोजिटरी हमारी लर्न एजेंट की। इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी certification.md। अभी .md को बनाया हुआ मार्क डाउन तो लिखा हुआ है, ये जो जितनी भी आपके पास गाइड लिखी हुई, ये कौन सी सिंटेक्स में लिखी हुई, मार्क डाउन दिखाओ इसको। तो अगर आप यहाँ पर कोड पे आए, कौन सी सिंटेक्स है, पेन यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड एजेंटिक है। अभी मैंने बताया कि हैश से क्या होता है, हैश क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग। तो अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आए तो क्या आ रहा है, सबसे बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग यही है, ये देखें यहाँ पर। इसी तरह मैंने कहा कि अगर आपको बोल्ड करना हो तो क्या लगाते हैं आप, डबल स्टार। तो इसी तरह अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप इस तरह से मार्क डाउन सिंटेक्स के अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह का कोड लिखा गया है जो कि एंड आपके पास कन्वर्ट होने के बाद इस तरह आएगा। तो बस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ये वाली फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक AI लेवल 1 क्विज। अगर आपने ये पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें कवर कर ली, तो आपका कम से कम क्विज में पास हो जाएंगे लेवल 1। और इंस्ट्रक्शन भाई इस बार वाकई थोड़ी ख़तरनाक है। इस बार ये नहीं सोचिएगा कि हर बार ये बोलते निकालते नहीं हैं। इस बार हम वाकई क्लासें ख़त्म कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा इस बार, जो फेल हुआ, 2 अटैम्प्ट मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेवल 1 में एक बार फेल हुआ है, दूसरा चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में निकालना है, लेकिन अगर कोई बंदा दूसरी दफ़ा भी फेल हो रहा है फिर उसका मतलब उससे मेहनत ही नहीं की। तो 2 चांस मिलेंगे। इसी तरह लेवल 2, लेवल 1 का टेस्ट दे देंगे आप, उसके फ़ौरन बाद तो नहीं, 1-2 हफ्ते बाद आपका क्विज होगा लेवल 2 का। फिर आपने लेवल 2 की अटैम्प्ट करना हो। लेवल 2 बहुत हार्ड है, मतलब लेवल 1 से, अगर लेवल 1 को आप कितने 10 में 6 आता, अगर उसके हिसाब से नंबर दें, नंबर के 10 में से मतलब 6 तक के हार्ड है। लेकिन जब अगर आप लेवल 2 में जाए तो वो उसमें से 9.5-10 तक इतना हार्ड हो। और ये रेटिंग ChatGPT नहीं दी। तो तैयारी करें, कोई आसान नहीं है। अगर सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आएंगे, MCQ जो है तुक्के लगा लेंगे, नहीं है, बहुत बुरा फेल होगा, बहुत कम नंबर आएंगे अगर तैयारी नहीं की। वैसे तो अगर तैयारी कर ली, जिसको चीज़ें समझ आ रही है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें चला के देखें, उसके लिए टेस्ट ईजी है। टेस्ट में तो वो बंदा तो गारंटीड फेल है कि जिसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, जिसने ये वाला कोड सिर्फ पढ़ा है, उसको पता है कि एजेंट होता है, रनर होता है, इसके अंदर नेम जाती है, इंस्ट्रक्शन जाती है। वो बंदा तो अगर ऐसे किसी ने पूरी तैयारी की, वो तो मतलब उसको जो पासिंग क्राइटेरिया वो तो नहीं आएगा, 70% है। लेकिन अगर जिसने छोटी छोटी चीज़ें चला के देखी, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने सवाल बताया कि नेम वाला, इंस्ट्रक्शन वाला, अगर मैं ऐसे आपसे एक सवाल करूं कि मिसाल के तौर पे मैक्स स्टैंड पता है क्या होता है? मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास
हम टूल कॉल करते हैं, टूल जब कॉल हुआ हमारा एक टर्न, टूल का रिस्पॉन्स एजेंट के पास, मतलब जिसने कॉल किया उसके पास दोबारा गया दूसरा टर्न, ऐसा ही है। अगर हम मैक्स टर्न लगा दें, मैक्स टर्न एक चीज़ होती है कि इससे ज़्यादा आप टर्न ना ले पाओ। मैक्स टर्न लगा दिया मैंने 1, मैंने वेदर का टूल कॉल किया, ठीक है, मतलब वेदर का टूल कॉल हुआ, ये हो गया एक टर्न। अब वेदर का रिस्पॉन्स वापस आएगा, एजेंट दोबारा से रिस्पॉन्स करेगा, ये कौन सा हो गया टर्न, दूसरा, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाला काम किया और मैंने नीचे दिया हुआ मैक्स टर्न में, क्या होगा, क्या आ जाएगा, एरर आ जाना चाहिए, चला के देखिए इसको। तो ऐसे ही सवाल पूछे गए लॉजिकली कि अगर ये काम हो रहा है, इफ एल्स लगा हुआ सीधा सीधा कि इफ़ की कंडीशन अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो अगर आपने ये चीज़ें चला के देख ली तो आपका टेस्ट तो कम से कम निकल जाएगा। और इसी तरह एक और सवाल भी हो सकता है कि उसी सवाल को अगर हम आगे बढ़ाएं, मैक्स टर्न 1 दिया हो, मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आपने वेदर के टूल को कॉल नहीं करना, हेलो हेलो आगे पूछ रहा हूँ मैं, क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसी मैक्स टर्न 1 के अंदर आ जाएगा, तो कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरह के सवाल चला के देखें कि मैंने एक टूल दिया हुआ है, मैं प्रॉम्प्ट के अंदर भी कह रहा हूँ कि आपने टूल कॉल करना है, लेकिन मैंने लिखवा दिया रिक्वायर्ड नन। क्या मतलब कि आपने टूल कॉल करना ही नहीं करो, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट में कह रहा हूँ कि आपने टूल कॉल करना है, क्या होगा, हाँ टूल चॉइस मैंने रिक्वायर्ड किया, सॉरी टूल चॉइस नन, क्या होगा, मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने टूल कॉल नहीं करना, लेकिन मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसको बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि भाई आपके पास ये टूल है, आपने जाके इसको कॉल करना है, क्या होगा। तो ऐसे सवाल दिमाग में लाएं कि क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं, सिनेरियो के बेस पे आप उसकी प्रैक्टिस करें। कोड पढ़ते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट भी पक्के हो जाएंगे। तो सिनेरियो सोचें, ये सिनेरियो हो सकता है, हर चीज़ छोटी छोटी करके चला के देखें, इस तरह करेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं दोबारा ए एजेंट, बस ठीक है। तो हमने हमारा ये कम से कम टूल्स वाला पार्ट तो क्लियर है। लास्ट टाइम हमने फिर यही वाले एजेंट्स बनाए थे। मुझे बताया कि अगर मुझे इन 2 टूल्स को कॉल कराना, मुझे इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा कि जो आके इन टूल्स को कॉल करे। एक ट्राई एजेंट बनाया था हमने, क्या करता उसका काम क्या था, ट्राई एजेंट मैनेजर का क्या काम होता है ऑफिस में। लेकिन मैं आपसे ना जो भी सवाल पूछूँ, आप मुझे कोशिश क्या करें कि रियल लाइफ एग्जाम्पल देगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना कि ट्राई एजेंट क्या होता है, आप इस तरह बताया करें कि एक मैनेजर होगा जो दूसरे को किसी को काम असाइन करेगा। इस तरह बताएंगे तो आपके ना कॉन्सेप्ट भी थोड़े पक्के होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 2 एजेंट जो है, ये जो मैंने 2 एजेंट बनाए, इनका काम क्या होगा, ये दोनों एजेंट किसी न किसी चीज़ में स्पेशलिटी रखते हैं। अब अगर मुझे इन दोनों एजेंट से काम देना है तो मुझे ज़ाहिर है इनके ऊपर कोई बंदा बिठाना पड़ेगा। अब अगर मैं इनके ऊपर आगे कोई बंदा बिठा दूँ, वो एजेंट क्या कहलाएगा, ट्राई एजेंट। उसका काम क्या होगा, मेरे पास टास्क आया, मैं किसी को वो क्या कर दूँ, हैंड ऑफ कर दूँ या टास्क असाइन कर दूँ, ऐसा ही होगा। अब प्राइस एजेंट के पास क्या होगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके पास कि ये 2 टूल्स मेरे पास मौजूद है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मेरे पास ये टूल्स मौजूद हैं, ये एजेंट्स मौजूद हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एजेंट के अंदर एक पास करनी पड़ेगी, क्या एक एट्रीब्यूट, किस नाम से, हैंड ऑफ, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि मेरे पास ये 2 एजेंट मौजूद हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये वाला एजेंट कौन सा हमारे पास, ट्राई एजेंट। सिंपल है, एजेंट ही बना हुआ है कि एजेंट आया हमारे पास जिसके अंदर क्या गई, नेम गई और इंस्ट्रक्शन गई। एक इजाफी चीज़ है इसके अंदर, क्या, हैंड ऑफ। इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ, इस हैंड ऑफ के अंदर क्या पास कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि जो भी मैनेजर होगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये 2 बंदे हैं जिनके पास स्पेशलिटी है। एक तो बिलिंग एजेंट है, बिल से रिलेटेड सारे काम ये करेगा, और एक दूसरा कौन सा, रिफंड एजेंट। तो मुझे वो बताने के लिए कि भाई मेरे पास ये 2 एजेंट मौजूद है, ये कहाँ पास करूँगा मैं, हैंड ऑफ के अंदर। तो आपने एक हैंड ऑफ का एट्रीब्यूट पास किया और एक लिस्ट जाएगी हमेशा, इस लिस्ट के अंदर आपने क्या बता दिया कि मेरे पास बिलिंग एजेंट है और दूसरी चीज़ का है, रिफंड एजेंट। तो अब जब भी इसके पास कोई ऐसा सवाल आएगा कि जो कि किससे रिलेटेड होगा, बिलिंग से रिलेटेड होगा तो वो बिलिंग को क्या कर देगा, हैंड ऑफ। रिफंड से रिलेटेड होगा तो वो क्या करेगा, रिफंड वाले एजेंट को क्या कर देगा, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब अब सारा कंट्रोल दे दिया उसको कि अब जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा
वो वही वाला एजेंट देगा, रिस्पॉन्स हमारे पास वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर टूल वाले केस में देखें कि अगर किसी एजेंट से हमने काम करवाया तो वो क्या हुआ, काम हमारे पास पहले वापस आया, फिर फाइनल आउटपुट हमने डिसाइड किया। लेकिन हैंड ऑफ के अंदर ऐसा सीन नहीं, तो बस हमने ट्राई एजेंट बनाया और उसके अंदर क्या पास कर दिया, हैंड ऑफ। उसके अलावा हमारे पास अगर इस एजेंट को रन करना हो, अब मेरे पास मल्टीपल एजेंट, 4-5 एजेंट है, मैं 4-5 एजेंट के लिए तो रनर की क्लास नहीं लगाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही एजेंट कॉल करना है, कौन सा वाला, ट्राई एजेंट, जिसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। सीईओ अगर किसी से काम करवाना चाहे तो क्या सारे स्पेशलिटी वाले बंदों से बात करेगा, वो किससे बात करता है, डायरेक्ट किससे बात करेगा, आएगा मैनेजर से बात करेगा कि भाई इस कंपनी में ये काम करना है, ये इंप्रूवमेंट है, ये वाला डिपार्टमेंट अच्छा नहीं चल रहा। अब मैनेजर का काम क्या है, अब मैनेजर का काम ये है कि मैनेजर को इन्फॉर्मेशन है सबकी कि मेरे पास कौन कौन से स्पेशलिटी वाले बंदे हैं। अब मैनेजर वो काम कराएगा, और हमारे वाले केस में मैनेजर कौन है, हमारा ट्राई एजेंट। तो रनर की क्लास क्या है, बस उसको कॉल कर देगी, किसको, मैनेजर को। काम करवाने वाली जिम्मेदारी किसकी, हमारे ट्राई एजेंट की। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल है रनर डॉट रन। हम सबको पता है कि रनर कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, एसिंक्रोनस। और अगर हमें सिंक्रोनस टास्क चलाने हो तो क्या होता है, रनर डॉट रन सिंक। अगर हमें स्ट्रीमिंग में आउटपुट चाहिए, रनर डॉट रन स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हमने लगाया एसिंक, एक फंक्शन बनाया मेन, यहाँ पर लगाते हैं रनर डॉट रन। इसके अंदर पहली चीज़ क्या जाती है, हमारा एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, हम अभी तो हम डायरेक्ट पास करें ना, लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट भी साथ दे रहे होते तो इसके अंदर क्या जाता है, स्टार्टिंग एजेंट इक्वल टू ट्राई एजेंट। ऑप्शन होता है ये, आप वो पढ़े थे ना हमने, कीवर्ड आर्गूमेंट और कीवर्ड, हाँ ये था कीवर्ड आर्गूमेंट, और दूसरी चीज़ क्या थी, कौन सी, पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट। पोजिशनल में क्या होता है कि पोजीशन सेम होनी चाहिए, कि आप यूज़र इनपुट पहले पास नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, पोजिशनल। लेकिन कीवर्ड वाले में क्या है, आप यूज़र इनपुट पहले पास कर सकते हो, लेकिन आपने क्या देना उसके अंदर, कीवर्ड देना लास्ट में। तो अभी हमने कौन सी वाली चीज़ यूज़ की है, पोजिशनल आर्गूमेंट। पोजिशनल आर्गूमेंट में पहली चीज़ क्या रहती है, हमारा स्टार्टिंग एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या रहती है, हमारा इनपुट। तो अब जो भी ट्राई एजेंट ने हमें क्या दिया, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। हमने आखिर में क्या करवा लिया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। और हम सबको पता है कि एसिंक का वेट, एसिंक का वेट जब भी हम लगाते हैं पाइथन के अंदर, वो हमारे पाइथन के अंदर क्या करता है, एक कोरेटीन और टास्क असाइन कर देता है, टास्क बना देता है। अब अगर हमें पाइथन के अंदर उसको चलाना है, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन लाइब्रेरी कौन सी, एसिंक आयो। तो अगर हमें एसिंक का वेट से रिलेटेड जितने भी एसिंक टास्क हैं हमें वो रन करना है, हम किसके अंदर रन करते हैं, वो एसिंक आयो डॉट रन। जैसे मेन फंक्शन हमारा कौन सा था, एसिंक, और डायरेक्ट अवेट, ये क्या करेगा, हमें कोरेटीन टास्क बना के दे देगा। लेकिन अगर हमें इसे रन करना है पाइथन के अंदर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इम्पोर्ट एसिंक आयो। बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर होता है, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एसिंक आयो डॉट रन, और इसके अंदर वो वाला फंक्शन पास कर देंगे मेन वाला। अब ये वाला हमारा ट्राई एजेंट रन हो जाएगा। इसको चला के देखने की तो जरूरत नहीं है ना, तो चलाने ठीक है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले वो जो आपने बनाया ना क्लास, उसी क्लास के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ना कोड खुल जाएगा सारा बैकएंड वाला। अब उसके अंदर देखिए कि कौन कौन सा आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है और कौन कौन से नहीं है। जैसे अगर सारे रिक्वायर्ड है तो आपको फिर सारे देना, लेकिन अगर कुछ ऑप्शनल है तो फिर उसके अंदर वो एरर देगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो वो फिर तो देने पड़ेंगे लास्ट में। ऑन हैंड ऑफ, सही, अच्छा इनवोक हैंड ऑफ, सही है, सही है। बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हमने पाइथन पढ़ी हुई, पाइथन के अंदर क्या होता है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, याद है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था, हम पहले वो क्लास इनहेरिट करते थे, फिर उसके बाद हम उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते थे उसको क्या करवा सकते थे, ओवरराइड। अब ओवरराइड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास से फंक्शन आया वो चलेगा, लेकिन अगर हमें अपना बनाना है तो हम सेम नाम से लिख के क्या करवा सकते हैं, उसको ओवरराइड। तो अगर एक फंक्शन बना हुआ है, जैसे कि हमारे पास जितनी क्लास है हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं इसके अंदर। एजेंट एसडीके के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज यही, हम इसको जितना चाहें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, एजेंट हुक की क्लास हो, रनर हुक की क्लास हो, हम हैंड ऑफ को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तो ये है कि जो हम रनर डॉट रन पढ़ रहे हम रनर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ को चाहें कस्टमाइज करें। इन कस्टमाइज करने का तरीका क्या है, हमने जो ऊप के प्रिंसिपल्स पढ़े उसे फॉलो करना है कि बस जो क्लास हमने बनाई उस क्लास को क्या करें, सबसे पहले इनहेरिट करने के बाद जो हमें अपनी चीज़ बनानी है, या तो हम अपना फंक्शन पास कर दें या तो उसको क्या करवा दें, ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, और ये ओवरराइड होता है, ओवरराइट नहीं होता भाई। ये ओवरराइड पे बड़ी बहस हुई है हमारी कब, पाइथन वाले में। तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया था कि टी, हमने टी दिखा दिया, लेकिन टी नहीं है भाई, ओवरराइड है। तो आपको याद है मैंने जावास्क्रिप्ट की स्लाइड दिखाई थी, वो स्लाइड मेरी थी भी नहीं, तो उसके अंदर ना वो टी लिखा हुआ था। हालांकि मैंने बता दिया था कि ओवरराइड है, लेकिन वो हमारा स्क्रीनशॉट इतना चला है कि भाई ये ओवरराइड होता है, ये तो ओवरराइड पढ़ा रहे, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं पता। और इतने अच्छे लोग माशाल्लाह कि वो अगली 5 मिनट नहीं सुना रहे कि हमने आगे डिफाइन किया हुआ है। आरिफ भाई की वीडियो का क्लिप नहीं दिखा रहे कि हमने बताया हुआ है कि ओवरराइड नहीं होता, ओवरराइड होता है। वो बस स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। वो होता है ना कि सिर्फ पिक्चर आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। तो हमारे साथ वही सीन हुआ है कि वो राइट आ रहा है और जो हमने पीछे बोला है कि ओवरराइड होता है वो नहीं दिखा रहे। तो भाई दोबारा से अगर वो देख रहे हैं तो ओवरराइड होता है। तो चीज़ समझ आई कैमरा या फोकस तब जी। सर आपने असिंग यूज़ करा है सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? असिंग यूज़ करा है सर आपने, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसिंग असिंग फंक्शन बनाया ना सर आपने, हम्म। इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? कैसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? अच्छा, ये जो हमारे पास रनर डॉट रन है ना, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि बिहाइंड द सीन ये भी क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास जितने एसिंक्रोनस टास्क होते हैं, मतलब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का फर्क होता है। सिंक्रोनस क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ जो लाइन बाय पाइथन का है, लाइन बाय लाइन चलने वाली लैंग्वेज है, एक टाइम पे गिना। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस टास्क होता है वो तो लाइन बाय लाइन चल जाएगा बहुत ईजिली, लेकिन जो हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क होता है, अब एसिंक्रोनस टास्क क्या है कि मतलब इस लाइन पे आया, थोड़ा सा वेट ले रहा है, टाइम ले रहा है। अब अगर फर्स्ट करें कि मेरे पास 6 लाइन है, दूसरी लाइन पे कोई लाइन आके टाइम ले रही है, अब वो जो अगली 4 लाइन है वो तो चलेंगे नहीं। पाइथन के लाइन बाय लाइन चलता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइन 2 को स्किप करके लाइन नंबर 3 पे आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो जब तक लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी वो वहाँ पर वेट करता रहेगा, और जब वो वेट करता रहेगा तब तक उसके आगे वाली 4 लाइनें नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं एसिंक इवेंट, इसको बनाते हैं एसिंक टास्क। इससे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी टास्क होता है वो इवेंट लूप में जाके सेट हो जाता है कि आप बिहाइंड द सीन्स को चलाते रहो, जब आपका काम हो जाए आप इसको चला देना और हमारा बाकी का कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बोले तो दिखाओ, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दिखाओ। नहीं मल्टीपल चला सकते, एक एजेंट का मतलब एक एजेंट को चलाने के लिए आप एक ही बंदा रखेंगे, हम मल्टीपल एजेंट्स होंगे, हम मल्टीपल टर्नर यहाँ पर चला सकते हैं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आप लोगों के लिए नहीं बनाई थी, मैंने किसी और के लिए बनाई थी। ये लोग बताए मेरे जो पुराना सिलाने वाले स्टूडेंट हैं, क्या चीज़? नहीं दूसरी है, नहीं वो तो डिलीट हो गई। हाँ ये बात, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। अभी तक तो हमें बताया कि सिंक्रोनस क्या होता है, लाइन बाय लाइन। एसिंक्रोनस क्या होता है कि हमारे पास कोई भी टास्क आया जो वेट ले रहा है, हम उसको कहाँ बिठा दें, इवेंट लूप के अंदर, कि आप अपना टास्क चलाते रहो, उसके बाद जब आपका काम हो जाए हमें रिस्पॉन्स हो जाए। अब मिसाल के तौर पे कि हम आए सिंक्रोनस, हमारे पास एग्जाम्पल है कोई रेस्टोरेंट में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले पोलर नेक्स्ट मिल रही है, उसके बाद हमें जिंगर मिल रहा है और एक प्लेटर मिल रहा है। पोलर नेक्स्ट अगर कोई लेने आया उसको वो कितनी देर में मिल जाएगी? 0 मिनट। अगर इसी तरह कोई जिंगर लेने आया उसको मिलेगा कितनी देर में? 5 मिनट। प्लेटर लेने आया कितनी देर में मिलेगा? 10 मिनट। इतना कम टाइम लगता नहीं है, लेकिन हमने लिखा हुआ। अब मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूँ, ठीक है, पहला जो हमारे पास बंदा है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा। मुझे पता है जो पहला बंदा है वो लेने आया हमारे पास पोलर नेक्स्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 0 मिनट। कितने? 0 मिनट। इसको मतलब यहाँ पर आया पोलर नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएगी, इसको कितना टाइम लगा? तकरीबन यहाँ पर लगे 0 मिनट। 0 मिनट। इसको कॉपी कर लेते हैं और जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा बंदा जो है, दूसरा बंदा लेना आ गया हमारे पास, फर्स्ट कर लें जिंगर। अब इसको जिंगर लेने में कितना टाइम लगा? अब इसको जिंगर लेने में लगे यहाँ पर 5 मिनट। ठीक है, अब तीसरा बंदा आया,
तीसरा बंदा क्या लेने आया? हम कह रहे थे चलो तीसरा बंदा दोबारा लेने आ गया। हाँ, तीसरा बंदा आया दोबारा कोलर। अब मुझे ये बताए, ये तो तीसरा बंदा आया सिंक्रोनस वाले बिहेवियर के अंदर, तीसरे बंदे को कोलर नेक्स्ट मिलने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। 5 मिनट। लेकिन क्या 5 मिनट लेने चाहिए थे? अब जो कोलर नेक्स्ट लेने आया इसका टाइम कितना लगा? 5 मिनट। इसको भी यहाँ तक पहुँचने में, इस रेस्टोरेंट वाली खिड़की तक पहुँचने के अंदर ही कितना टाइम लगा? 5 मिनट। अब इसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट कस्टमर आ गया, अब आया चौथा बंदा हमारे पास, प्लेटर वाला। प्लेटर वाला कितना टाइम लगा रहे हैं? प्लेटर वाले को कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। लेकिन प्लेटर वाले को टोटल प्लेटर डिलीवर होने में कितना टाइम लगा? 20 मिनट। कितना टाइम लगा? 15 मिनट। क्योंकि 5 मिनट उसके पहले गुजर चुके हैं, उसको वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट। तो यहाँ पर कितना टाइम हो गया टोटल? 15 मिनट। अब आखिरी हम करते हैं कि पाँचवा बंदा फिर आ गया। पाँचवा बंदा आया यहाँ पर, दोबारा भाई कोला नेक्स्ट की डिमांड हुआ, तो हम यहाँ पर आए कोला। अब अगर यहाँ पर ही आया, इसको कोला नेक्स्ट मिलने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट। 15 मिनट लगे, क्योंकि कोला नेक्स्ट डिलीवर होने में कितना टाइम लग रहा है? 0 मिनट। अब मुझे एक चीज़ बताए, ये जो कोला नेक्स्ट लेने वाला बंदा है, आखिरी वाला, मतलब लाइन में तो खड़ा हुआ था वो, उस बेचारे की क्या गलती कि सामने वाला प्लेटर ले रहा है, सामने वाला कुछ भी ले रहा है, इसको यहाँ तक पहुँचने में, ऊपर तक आने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट लग गए। अब भले उसका काम कितने मिनट का था? 0 मिनट का। इसी तरह सबसे ज़्यादा क्या ये पहले वाले को कोई नुकसान हुआ? पहले वाला आया, मतलब इसने कोला नेक्स्ट भी 0 मिनट लगे, इसका काम हुआ। दूसरा वाला आया, इस वाले को कोई नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि पहले वाले ने ज़्यादा टाइम लगाया ही नहीं। क्या तीसरे वाले को कोई नुकसान हुआ? कितना? इसका नुकसान हुआ 5 मिनट, क्योंकि जिंगर वाले को कितना लग गए? 5 मिनट। अब कोला नेक्स्ट कितने मिनट में डिलीवर हुई? 0। अब प्लेटर वाले का कितना नुकसान हुआ? फिर दोबारा से 5 मिनट हुआ, क्योंकि तीसरे बंदे ने टाइम नहीं लगा। अब प्लेटर डिलीवर होने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट। अब इसी तरह ये जो कोला नेक्स्ट वाला बंदा है, अब इसका नुकसान कितना हुआ? 15 मिनट। अब ये अगर इस बिहेवियर पे हमारे पास कोई रेस्टोरेंट चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे आपने रेस्टोरेंट देखे होंगे कि भाई साहब लाइन बना ली। मिसाल के तौर पे सबसे अच्छी मिसाल रोटी वाली, लड़कों को पता होगा। आप मिसाल के तौर पे आपकी भले 2 रोटियाँ हो, आपके आगे वाला ऑर्डर कर दे 50 रोटी, क्या बोलते हैं आप? मतलब आप बोलते हैं यार 1 मिनट पहले आ जाता काश में, या उसको बोलते हैं यार भाई साहब मेरी सिर्फ 2 है, मुझे 2 ले जाने दो पहले, आप फिर 50 करवाते हैं। अगर वो मान गया तो सही है, वरना फिर आपका काम खराब है। अगर इस वाले पैटर्न पे कोई रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्या ये अच्छी अप्रोच है? इससे बेहतरीन अप्रोच है हमारे पास एसिंक्रोनस। ये वाले कौन से बिहेवियर पे चला रहे हैं? सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर आए, इसको कर दें यहाँ से बिल, ठीक है। अब एसिंक्रोनस वाले बिहेवियर पे क्या है कि हमारे पास वही रेस्टोरेंट, कोला नेक्स्ट, जिंगर और प्लेटर। सबसे पहले हमारे पास एक भाई साहब आए, क्या लेने? कोला नेक्स्ट। यहाँ पर आए, इधर हम लिख लेते हैं क्या लेना है। इसको इस तरह कर लेते हैं कि सबसे पहले बंदा आया हमारे पास कोला, हम सी लिख लेते हैं, कोला नेक्स्ट मिलने। अब कोला नेक्स्ट मिलने में कितना टाइम लगा? 0 मिनट। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे भाई आए वो लेने आ गए, जो दूसरे भाई आए वो लेने आए हमारे पास जिंगर, ठीक है, हम इस तरह लिख रहे हैं। और तीसरे भाई जो आए हमारे पास लेने आए प्लेटर। फिर चौथे भाई आए, क्या लेने आए? सी लिखने को। उसके बाद फिर जो 500 भाई आए वो दोबारा से क्या लेने आ गए? जिंगर। और छठे भाई आए दोबारा से सी। अब हम क्या करते हैं कि भाई पहला जो बंदा हमारे पास आया, क्या लेने आया? सबसे पहले कोला नेक्स्ट लेने आया, तो उसको कितना टाइम लगा? 0 मिनट। ये हो गया इस क्यू से बाहर। अगला जो बंदा आया जिंगर लेने वाला, इस जिंगर वाले को कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 5 मिनट। अब अगर हम सिंक्रोनस वाले मोड में होते, हम बोलते भाई साहब खड़े रहो जब तक आपके 5 मिनट पूरे ना हो, आपको ऑर्डर डिलीवर ना हो, आप इसी लाइन के अंदर रहेंगे, तीसरे वाले की बारी उसके बाद आएगी। लेकिन हमने क्या किया हुआ है? एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है? एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। हमने क्या किया है कि जैसे ही ये आया, हमें पता है इसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। हमने क्या कहा कि भाई आप वेटिंग एरिया में जाके वेट कर लो। वेटिंग एरिया में कौन आ गया? जिंगर वाला। और उसको कितना टाइम लग रहा है? तो हमारे पास
हमारे पास जो दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे क्या लेने आया था? दूसरा बंदा क्या लेने आया था बता दो, देख के बता। क्या लेने आया? जिंगर। इसको कितना टाइम लग रहा था? 5 मिनट। तो हमने क्या किया, इसको वेट करवा दिया किसके अंदर, कि आप आओ यहाँ पर 5 मिनट किसके अंदर वेट कर लो, वेटिंग एरिया के अंदर। और जैसे ही वेटिंग एरिया के अंदर आया, ये वाला बंदा भी हो गया इसक्यू से बाहर। अब जो प्लेटर वाला बंदा है, प्लेटर वाले बंदे को कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। अब यहाँ पर क्या जिंगर वाले को मुझे बताएं, जैसे सिंक्रोनस में हो रहा था 5 मिनट वेट करा, क्या जिंगर वाले को 5 मिनट वेट करना पड़ा? उसका ऑर्डर लिया, उसको क्या कहते हैं कि हाँ वेटिंग एरिया में जाके वेट कर लें। फ़ौरन किसकी बारी आ गई? प्लेटर वाले की। तो अब अगर जो प्लेटर वाले की बारी आई, तो हमने यहाँ पर इसका ऑर्डर लिया, इस ऑर्डर वाले को कितना टाइम लगा? फिर से इस प्लेटर वाले को कितना टाइम लगा? प्लेटर, और यहाँ पर कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो ये प्लेटर वाला भी क्या हो गया, क्यू से बाहर। अब ये जो कोलन एक्स लेने आया, कोलन एक्स वाला को कितना टाइम लग रहा है? 0 मिनट। फौरन ही क्या हो जाएगा? डिलीवर। लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? हार्डली कोई सेकंड्स लगे होंगे। मतलब ऑर्डर लिया, ऑर्डर करके वेटिंग एरिया में बिठा दिया, सेकंड्स ही लगे होंगे। लेकिन सिंक्रोनस वाले को कितना टाइम लग रहा था? ये तीसरे वाले को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया? 5 मिनट। तो ये जो कोलन एक्स वाला आया, इसने अपना ऑर्डर दिया, 0 मिनट लगी, उसी वक्त क्यू से बाहर। इसी तरह जिंगर वाला आया, जिंगर वाला फिर से इसको कहाँ भेज देंगे? वेटिंग एरिया के अंदर। ठीक है, वेटिंग एरिया के अंदर आ गया। तो ये वाला बंदा भी क्यू से बाहर। इसी तरह कोलन एक्स वाला है। अब ये जो छठे नंबर पे कोलन एक्स वाला है, मुझे बताइए अगर ये सिंक्रोनस वाले मोड में होता क्या हालत होती इसकी? पहले तो भाई यहाँ पर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर यहाँ पर 5 मिनट। मतलब उसको आखिरी वाले बंदे को कोलन एक्स मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 20 मिनट, अगर सिंक्रोनस वाले मोड में हो। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या फ़ायदा हुआ? कितनी देर में बारी आ गई? कुछ सेकंड्स में। तो अब ये काम हो गया। तो सबसे पहले अब जैसे ही यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, जिंगर डिलीवर सबसे पहला। अब मुझे बताएं दूसरे नंबर पे क्या डिलीवर होगा? प्लेटर कैसे होगा? प्लेटर को कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। लेकिन साथ साथ क्या चल रहा है? ये वाला जिंगर भी लगा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जैसे ही एसिंक्रोनस टास्क के अंदर टाइम खत्म हुआ, जैसे ही काम उसका हो गया, वो आ जाता है हमारे टास्क के अंदर। इस चीज़ का इंतजार नहीं करता कौन पहले आया कौन बाद में आया। जो टाइमर लगा हुआ है, टाइमर कितना लगा हुआ है जिंगर के अंदर? 5 मिनट। अब मुझे बताएं अगर ये ऐसे ही मसला यहाँ पर होना होता, तो वो तो फिर इंतज़ार करते हैं कि उसके 5 मिनट गुजरे। जिसका टाइम खत्म हो गया, जिसका काम हो गया, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे क्यू के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली चीज़ भी डिलीवर दूसरे नंबर पे, उसके बाद अगली चीज़ हमारा प्लेटर भी डिलीवर। क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई? क्या हमारा रेस्टोरेंट ऑप्टिमाइज हो गया? तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई सिंक्रोनस टास्क के अंदर अक्सर हमारे क्या होते हैं, मेन थ्रेड क्या हो जाता है? ब्लॉक। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टास्क हो, हम उसको बनाते हैं एसिंक्रोनस टास्क, वो इवेंट लूप के अंदर हमारे पास चलता रहे। और हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल में इवेंट लूप क्या है? वेटिंग एरिया। वो बिहाइंड द सीन चल रहा है, वो वेट कर रहा है, जैसे उसका काम हो जाएगा वो डिलीवर हो जाएगा। लेकिन उसने क्यू को ख़राब नहीं किया। तो यहाँ पर एक बार यही वाला सेम काम हमारे पास मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट के अंदर हो गया। लेकिन यहाँ पर भाई कितना टाइम लगा था? कोई 15-20 मिनट। और इसी पैटर्न के ऊपर पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है। क्या ही कमाता होगा? मतलब उसके बाद कोलन एक्स लेने आता कौन होगा? उसकी कोलन एक्स में तो सील ही बैठ गई। कोलन एक्स लेने लोग कहाँ आएंगे? इसके पास आएंगे जो एसिंक्रोनस वाले पैरेट पे चला रहा है। तो इस तरह से ये फ़र्क है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो एग्जाम्पल समझ आई? बताइए थी ये आप लोगों के लिए नहीं बनाई थी, मैंने कहीं पढ़ाया था सलानी में, हमने वैकेंट पढ़ाई थी। तो वहाँ पे हमारे पास डायग्राम थी, तो हमने वहाँ पे ये फ़र्क समझाया था, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ये सारी चीज़ें। और जिनको पढ़ाया था वो मेरा बैच भी ख़त्म हो गया, पहले ख़त्म हुआ बैच 12। तो अनाउंसमेंट ये है कि भाई जिसके असाइनमेंट चेक नहीं हुए वो पीछे जाके असाइनमेंट्स चेक करवाएं। बाकी जिनके हो गए हम पढ़ाई करेंगे, जिनके असाइनमेंट्स चेक नहीं हुए तो पीछे जाके सीआर बैठे हुए, हमजा भाई भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो आप हमें जाके वहाँ पे असाइनमेंट चेक करवाएं। और ये काम आज लाजमी करवा लेंगे। आज नहीं हुआ तो उसके बाद असाइनमेंट की चेकिंग नहीं होगी, और उसके बाद फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप लोगों के असाइनमेंट जो चेक हुए वो हम चेक भी करेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें कि हमने ये वाला कोड दिखा, हम चेक कर रहे हैं, तो जो ये सोच रहे हैं कि चेक नहीं होंगे वो सबमिट करा दो। तो बाकायदा आप लोगों की एक लिस्ट बनेगी जिसमें असाइनमेंट अच्छे बनाए हुए, उसी को फिर हम आगे मज़ीद चांसेस भी दे देंगे। अभी हमने एक और काम करना है कि हम अपनी
क्लासेस CR असिस्टेंट में निकाला जाए। तो CR असिस्टेंट करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है अभी? इसको लग रहा है कि वो डिजर्विंग है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं मुझे नहीं बनना। ठीक है, हम ये काम करेंगे। लेकिन CR असिस्टेंट्स भी हमें सेलेक्ट करने, लेकिन उससे पहले हम असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई आप लोगों को आज मैंने एक बात बतानी थी, लेकिन मैंने लेट हो गया। मैंने सोचा था किससे बात करूँगा कि अब ज़्यादातर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं वाली बात आप लोगों से ना कह सकता हूँ, मैं चाहूँ डांट भी सकता हूँ, लेकिन मैं डांटता नहीं हूँ। लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन आप लोगों ना परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ख़राब है। आप लोगों की परफॉर्मेंस जो Q2 के अंदर थी ना, वो Q3 के अंदर है, ना वो Q3 चल रहा है। एक तरह Q4 भी है, Q3 भी है। अब वो चीज़ नहीं है। गिनती के बच्चे हमारी क्लास में कोई, अगर मैं आपको वो नंबर दूं कि कोई 20-25% बंदे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी 75% क्लास सिर्फ आ रही है। मतलब इतनी गर्मी में आके आप लोग बैठ रहे हैं, उसके अलावा ना असाइनमेंट्स प्रॉपर हो रहे हैं, ना अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं। अब मैं लिंक्डइन चलाता हूँ ना कभी कभी, तो जैसे पहले मैं लिंक्डइन चलाता था, मेंशंस आते थे, आप लोग पोस्टर डाल होते थे चीज़ें बना के, वो चीज़ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि यही वाला टाइम है। नेक्स्ट जेस तो चलो जो आपने पढ़ी वो नॉर्मल थी, इंडस्ट्री में चल रही थी। एजेंटिंग है जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ एजेंट, ऐसे के एजेंट्स बनाना, सारी चीज़ें, ये बहुत रेयर है। ये वाली चीज़ अगर आप मार्केट नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है। किसको क्या पता कि आपको ये चीज़ बनानी आती है? वो तो ये समझ रहा है कि आपको Q2 वाले नेक्स्ट जेस वाले बंदे ही हो। अगर आपको एजेंट्स बनाने आते हैं तो बहुत आसान है, आप लोगों को चीज़ें पता है, आप अपने एजेंट्स बनाएं, प्रैक्टिस के लिए बनाएं और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें। लिंक्डइन पे पोस्ट करें, उसकी मार्केटिंग करें, लोगों को काम मिलता है। अगर आप अपनी ये वाली चीज़ जो टेक्नोलॉजी रेयर है, इसकी मार्केटिंग करें, इसके बंदे नहीं है अभी, इसकी मार्केटिंग करें तो आपके पास आपकी एक तो प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, लोगों को पता चलेगा कि आप नेक्स्ट जेस के बाद रुके नहीं हो, आप एजेंटिक AIP पे फोकस करके अपने आप को इस वाली फील्ड के अंदर ग्रो कर रहे हो, और आपके अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो। कल को किसी ने अगर एजेंट्स बनवाने होंगे, किसी को क्या पता आप लोग एजेंट बनाते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं एक लिंक्डइन चला रहा हूँ, बंदे ढूंढ रहा हूँ एजेंट्स बनाने के लिए, आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में बताया नहीं कि मैं एजेंट बनाने आता हूँ, कौन आपको अप्रोच करेगा? लेकिन अगर आपने ये बताया हुआ है कि मुझे एजेंटिक AIP आता है, आपने अपना काम दिखाया हुआ है, वही काम आपका क्या है, पोर्टफोलियो, तो आपके पास वहाँ से भी काम आता है। पहले आप लोग क्या करते थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, अपनी नज़र आता है कि आप लोग ना हर क्लास की समरी बना कर डालते हैं, बहुत होता था ये। उससे भी लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, उनकी कम से कम प्रोफाइल ग्रो हुई। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, किसी के 5000 फॉलोअर, किसी के 7000 फॉलोअर, किसी के 4000 फॉलोअर, कैसे हुआ? वो डालते थे कि आज हमारी क्लास में ये चल रहा है, हमने आज क्लास में ये पढ़ा, इसकी समरी है। जो जिसने क्लास अटेंड नहीं की वो समरी देख के ही पढ़ लेता था कि क्लास में हुआ क्या, तो उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा है, फिर वो आपको फॉलो भी करता है, आपकी प्रोफाइल अलग ग्रो होती है। वो वाली चीज़ अब मिसिंग है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हफ्ते में 1 या 2 दिन इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। एजेंट्स बनाएं, डालें, जो नॉलेज है लोगों को, मतलब ये है कि अच्छी सी पोस्ट बना के डालें। जो पढ़ा है आप लोगों को एजेंट एसी के बारे में पता है क्या है, उसकी पोस्ट बना डालें। आपने क्लास में जो पढ़ा है, क्लास की समरियाँ बना के डालें। आपने खुद से कोई लर्निंग की है, आप वो बना के डालें। किसी को पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब का लिंक डालें, उसके साथ आप वो पूरी समरी लिख दें। तो इस तरह करेंगे तो साथ साथ आपका लिंक्डइन भी ग्रो होगा और आपकी मार्केटिंग भी होगी। ये फ्री की मार्केटिंग है, तो किसी को पता हो कि आप कम से कम काम क्या करें। आप लोगों में से कितनों ने असाइनमेंट कर लिया और वो 100% श्योर है कि उनका असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है? जिन्होंने प्रॉपर OpenAI एजेंट SDK का मेथड यूज़ किया है और उससे वे में असाइनमेंट बनाया है, ऐसे कितने हैं? क्योंकि 99% जब हमने लास्ट टाइम चेक किया था तो वो ChatGPT वाले थे, उनको ये ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कोड है, किस तरीके से रन करना है, सिर्फ कोडिंग हुई भी थी एंड उन्होंने हमें आके असाइनमेंट चेकिंग करवा दी। तो अभी आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो 100% श्योर हैं कि उनका OpenAI एजेंट SDK के थ्रू ही असाइनमेंट हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने रिवीजन करना है, तो आप लोग मुझे बताएं कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको हमें रिवीजन करना चाहिए। ऐसे कितने हैं जिनको अभी तक एजेंट ही नहीं बनाना आता? ऐसे कितने जिनको अभी तक एजेंट नहीं बनाना आता?
सिंपल एजेंट, मतलब मैं एक हेलो एजेंट की बात कर रही हूँ। ऐसे कितने हैं जिनको मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, जिनको .env की फाइल का सेटअप नहीं आता और एजेंट नहीं आता? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं अभी भी हमारे पास? हैंड रेस कर लें, क्योंकि हम फिर उसी हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना कि कितने बंदे ऐसे हैं हमारे पास। एक ऊपर रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि हम जब एक्सटर्नल क्लाइंट बनाते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी 2 चीज़ें दे रहे होते हैं? जब हम एक्सटर्नल क्लाइंट बनाते हैं तो हम कौन सी 2 चीज़ें एक्सटर्नल क्लाइंट के अंदर देते हैं? बेस यूआरएल का क्या काम होता है? बेस यूआरएल बेसिकली आप किसके लिए देते हो? अच्छा, इसकी एग्जांपल पता है कैसी है? ऐसी है जैसे आप एक कुरियर हाउस है, ठीक है, अब कुरियर हाउस में आप लोग जब अपना कुरियर देते हो, अपना पार्सल देते हो, तो जो एपीआई की है ना वो आपका पार्सल है ना, लेकिन बेस यूआरएल क्या है? जिस रास्ते से गुजर कर आपका पार्सल आपके उस वे तक पहुंचेगा, आपके एड्रेस तक पहुंचेगा, वो आपका बेस यूआरएल है। तो आप लोग मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, मैंने जो अभी देखी है गलतियाँ जो मोस्टली बच्चों ने की हैं, उनमें एक गलती ये होती है कि आप लोग की किसकी दे रहे होते हो? जेमिनाई की दे रहे होते हो, लेकिन जो बेस यूआरएल होता है वो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? ओपन एआई का दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिएगा, जब एक फाइल आप लोग सेटअप कॉन्फ़िगरेशन की बना लें, उसमें आप अपना क्लाइंट दे दें, उसमें आप लोग अपना मॉडल दे दें और उसमें आप अपनी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना दें, और वो एक सेटअप की फ़ाइल आप एक दफ़ा बना लें, उसके बाद आप जितने भी एजेंट्स बनाएंगे उसमें उसी फाइल को बस कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि आप लोगों को बार बार इसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो 99% बच्चों का रॉन्ग हो रहा होता है ना, उसमें बच्चों की मिस्टेक्स कहाँ पे आती है? रनर में आ रही होती है। उन्हें पता ही नहीं कि प्रोग्राम को रन कैसे करना है, रनर का उनको सिस्टम ही नहीं पता। उनकी मिस्टेक्स कहाँ होती है? एक्सटर्नल क्लाइंट में मिस्टेक्स आ रही होती है, एपीआई की फैच नहीं हो रही होती, या फिर एपीआई की का बेस यूआरएल गलत दिया हुआ होता है, वहाँ पे आपने की जेमिनाई की दी हुई होती है, उस वजह से आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता। उसके बाद आप लोग कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मॉडल कोई गलत दे रहे होते हैं या कोई बहुत पुराना दे रहे होते हैं। कभी कभी पुराने मॉडल की वजह से भी आप लोगों का जो रनर होता है वो रन नहीं हो रहा होता है, या फिर अगर आप लोगों को रन सिंक करना है, आप लोग रनर और रन कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को ना आप लोग एक ही फाइल एक दफ़ा बना लें। और इसकी ना बेस्ट चीज़ ये कि आप लोगों के पास जो अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, जैसी होती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे पास हैंड ऑफ वगैरह का जो चैटबॉट पड़ा हुआ है ना रेपो में, उस रेपो के अंदर आप लोग देखेंगे कि उस रेपो के अंदर एक setup.config की फाइल पड़ी हुई है जो सर ने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसी फाइल को आप लोग कॉपी करें और अपने प्रोग्राम के अंदर पेस्ट करते हैं, तो आप लोगों का जो 40-50% जो एरर के चांसेस है ना, वो तो यहीं पर ख़त्म हो गए कि आपका मॉडल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें आप कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो जो लास्ट वीक हम लोगों ने असाइनमेंट्स चेकिंग की थी ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स आ रही थी वो इस वजह से आ रही थी कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन गलत की हुई थी। फिर उसके बाद किसी ने भी हैंड ऑफ यूज़ नहीं किया था, किसी ने भी हैंड ऑफ का यूज़ रखा ही नहीं था। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी कि हैंड ऑफ किस तरीके से करना है और टूल्स का किस तरीके से यूज़ करना है।